हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है 15 मार्च को कॉमर्स का होने वाला है। तो कॉमर्स के सभी मॉडल सेट प्रीवियस ईयर और इस साल के मैंने डाल दिए हैं चैनल पर। आप लोगों ने बहुत सारे मॉडल सेट को देखा और आप में से ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर एक वीवीआई क्वेश्चन डालिए जिससे परीक्षा जो है और आसान हो जाए और परीक्षा में बहुत सारे नंबर लाए जा सकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने एक वीवीआई क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक सेट लेकर के आया हूँ, जो कि आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और एक जो कि प्रोजेक्ट रेल वाला जो कोडरमा प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है उसको भी मैंने देखा। तो कोडरमा प्रशासन के द्वारा जो है कि बहुत सारे विषयों के मॉडल सेट जारी किए गए हैं, लेकिन कॉमर्स विषय का मॉडल सेट उसमें नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्स का मॉडल सेट नहीं है, लेकिन मैंने कोडरमा प्रशासन के ही तर्ज पर एक ये मॉडल सेट बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको देखते हैं तो उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। तो आइए फटाफट हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि व्यवसाय के तत्व से संबंधित है। ठीक है, कॉमर्स के व्यवसाय के तत्व से रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, कार्यालय किसी संस्था के आँख कान मुख तथा मस्तिष्क का कार्य करता है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो यह कथन किसका है, यह कथन आप जानते होंगे किसका है। ये कथन है गिल्स मिल्स एवं स्टैंडिंग फोर्ड। ठीक है, ये कथन इनका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोटरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ठीक है, रोटरी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, रोटेट, रोड, रोटर, रोकड़। तो ये जो रोटरी शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ऑप्शन ए जो है वो है रोटेट। ठीक है, रोटेट शब्द से जो बना है वो रोटरी शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस पत्र के आधार पर ग्राहक वस्तुओं की पूर्ति हेतु आदेश देता है। तो ऐसा कौन सा पत्र है जिसके जवाब में आदेश का पत्र ग्राहक भेजता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आप पढ़े होंगे इसको। ये जो नाम है वो है निरख पत्र। ठीक है, निरख पत्र कौन लिखता है ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता होगा तो इसको आप याद कर लें। ये निरख पत्र जो है ये विक्रेता भेजता है क्रेता के पूछताछ के जवाब में, और फिर उसके जवाब में जो पत्र भेजा जाता है उसे हम आदेश का पत्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पत्र लिखा जाएगा, पूछताछ का पत्र। कौन सा पत्र, पूछताछ का पत्र। ठीक है, पूछताछ का पत्र लिखा जाएगा। उसके जवाब में जो दिया जाएगा वो होगा निरख का पत्र, और निरख का जवाब में जो पत्र लिखा जाएगा वो होगा आदेश का पत्र। तो आप इन तीनों पत्रों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेक लिखित आज्ञा पत्र होता है, शर्त रहित शर्त सहित उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शर्त रहित। चेक क्या होता है, एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है जिसमें लिखने वाला अपने बैंक को आदेश देता है कि चेक में लिखित धनराशि का भुगतान उसे अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रतिज्ञा पत्र की जरूरत नहीं होती है, निकराई की। ठीक है, एक प्रतिज्ञा पत्र को जरूरत नहीं होती, यानी प्रतिज्ञा पत्र में निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, निकराई की यानी नोटिंग की, भुनाने की, स्वीकृति की, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिज्ञा पत्र होता है आप जानते हैं वो कौन लिखता है। प्रतिज्ञा पत्र जो होता है वो विक्रेता कौन लिखता है, सॉरी क्रेता लिखता है, यानी जो ऋण लेने वाला होता है या उधार माल खरीदने वाला होता है वो लिखता है। तो उसमें जो है वो वित्तपत्र को लिखता है और खुद उसको स्वीकृति दे करके भेजता है, यानी उसमें अलग से आपको स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो एक प्रतिज्ञा पत्र को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। डाकघर बचत बैंक खाता कौन खोल सकता है। ठीक है, डाकघर बचत बैंक खाता कौन खोल सकता है, वयस्क व्यक्ति, विवाहित तथा अविवाहित स्त्री, दो व्यक्ति एक साथ, इनमें से सभी। तो जो खाता होता है डाकघर बचत खाता उसको ये सभी व्यक्ति खोल सकते हैं, वो चाहे वयस्क व्यक्ति हो। ठीक है, वयस्क व्यक्ति भी खोल सकता है, विवाहित तथा अविवाहित स्त्री भी खोल सकती है, और दो व्यक्ति एक साथ संयुक्त नाम से भी खाता खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंक ग्राहकों को ब्याज नहीं चुकाता है, किस खाते पर ब्याज नहीं देता है, बचत खाते पर, चालू खाते पर, सावधि जमा खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर। तो इनमें जो एक खाता है चालू खाता उस पर बैंक आपको ब्याज नहीं देता है।
कभी कभी तो इस पर बैंक चार्ज भी लेता है। ओवरड्राफ्ट की स्थिति में बैंक अधिक से अधिक चार्ज लेता है और इस पर ब्याज नहीं देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैंक इस पर ब्याज नहीं देता है। अब इसी से संबंधित अगर दूसरा प्रश्न आ जाए कि बैंक ग्राहकों को सबसे ज़्यादा ब्याज किस पर देता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सावधि जमा खाता, जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं। ठीक है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट पर जो है सबसे अधिक ब्याज दर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। पूछ रहा है कौन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, केनरा बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ये भी राष्ट्रीयकृत है। और प्रश्न कह रहा है कि कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन में हैं सब राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो 8 का डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस बैंक में हम अपना खाता नहीं खुलवा सकते। यानी ऐसा कौन बैंक है जो ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क नहीं रखता है या ग्राहकों से सीधे यानी जनता से सीधे लेन देन नहीं करता है। तो वो कौन सा बैंक होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जी नहीं, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी नहीं, पंजाब नेशनल बैंक ये भी नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये आम जनता से लेन देन नहीं करता है, इसमें खाता नहीं खुलवाया जा सकता। बाकी ऊपर के जो तीनों बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, इन तीनों में आप खाता खुलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र किस प्रकार का होगा। सरकारी होगा, व्यक्तिगत होगा, निजी होगा या गैर सरकारी। तो एक सरकारी संस्थान, जैक जो है एक सरकारी संस्थान है और विद्यालय के प्रधान को लिखा गया ये भी सरकारी संस्थान है। तो सरकारी संस्थान द्वारा सरकारी संस्थान को लिखा गया पत्र जो है वो सरकारी पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये पत्र के प्रकार के अंतर्गत आता है। जैसे यदि किसी पिता ने अगर पुत्र को लिखा तो जो पत्र होगा वो निजी पत्र के अंतर्गत आएगा, या एक माँ ने अपने एक बेटे को पत्र लिखा तो वो भी निजी पत्र के अंतर्गत आएगा, जिसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। गैर सरकारी पत्र भी उसी का नाम है। तो सरकारी पत्र जो होगा वो 10 का ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुप्रतिलिपीकरण का आशय है पत्र लिखना, पत्र की प्रतिलिपि लेना, पत्र की बहुत सी प्रतियां लेना, इनमें से कोई नहीं। तो बहुप्रतिलिपीकरण का आशय क्या है, पत्र की बहुत सी प्रतियां लेना। ठीक है, पत्र की प्रति लेना तो ये तो प्रतिलिपीकरण कहलाएगा, लेकिन बहुप्रतिलिपीकरण यहाँ पूछ रहा है तो पत्र की बहुत सारी प्रतियां लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र की विशेषता है प्रभावशीलता, ठीक है, होनी चाहिए, विनम्रता यानी उसमें आदर सूचक शब्द होने चाहिए, आप विनम्र भाषा में बात करें, शुद्धता ये भी होनी चाहिए यानी उसमें कहीं कटिंग वगैरह गलती ना हो। तो ये जो सभी ऑप्शन हैं वो सभी सही हैं, तो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र की ये सभी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइक्लोमीटर का कार्य होता है, यानी साइक्लोमीटर क्या कार्य करता है। पहला ऑप्शन है फोल्डर को गिनने का कार्य, पत्रों को गिनने का कार्य, दूरी की गणना करना यानी दूरी को गिनना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो साइक्लोमीटर होता है वो पत्रों को गिनने का कार्य करता है। ये चक्राकार यंत्र में लगा होता है साइक्लोमीटर, जिससे आपको ये गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अभी तक हमने कितनी प्रतिलिपि कर डाली है। वो उसमें जो अंक सूचक या घड़ी सूचक यंत्र होता है जिसे हम लोग साइक्लोमीटर कहते हैं, ये अपने आप आपको बताता रहता है कि अभी तक हमने कुल इतनी प्रतिलिपियां कर ली हैं। ठीक है, बाकी सभी जो इसके पहले जो प्रतिलिपिकरण वाले बहुप्रतिलिपिकरण वाले साधन थे उसमें आपको प्रतियां गिननी पड़ती थी कि आपने कितनी प्रतियां की हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिलिपिकरण की सबसे महंगी विधि है फोटोस्टेट, यहाँ कार्बन होगा, अर्बन हो गया है, कार्बन द्वारा, रोटरी मशीन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे महंगी विधि है वो है फोटोस्टेट द्वारा। प्रतिलिपिकरण की सबसे महंगी विधि है फोटोस्टेट, ये आधुनिक विधि है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से अनुक्रमणिका की एक विधि नहीं है।
क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्न में से अनुक्रमणिका की एक विधि नहीं है। तो कौन सी अनुक्रमणिका की एक विधि नहीं है? साधारण अनुक्रमणिका, ये तो एक मेथड है। श्रृंखला अनुक्रमणिका, ये भी एक मेथड है। कार्ड अनुक्रमणिका, ये भी एक मेथड है। शैनन अनुक्रमणिका, ये जो है ये अनुक्रमणिका की विधि नहीं है। शैनन एक फाइल प्रणाली है, ठीक है, ये न कि अनुक्रमणिका की विधि है। लेटी हुई फाइल प्रणाली में शैनन जो है सर्वोत्तम फाइल प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी, जो 15 का ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एबे रोजियर कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के, अमेरिका के, जापान के या जर्मनी के? तो एबे रोजियर कहाँ के निवासी थे? आप जानते होंगे फ्रांस के निवासी थे और एबे रोजियर। ये 18वीं शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में ये जो है इन्होंने कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार किया था। 18वीं शताब्दी में कार्ड अनुक्रमणिका का ये आविष्कार किए थे एबे जीन रोजियर, जो फ्रांस के निवासी थे। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि कार्ड अनुक्रमणिका का आविष्कार किसने किया था, तो उनको याद रखिएगा आप, एबे जीन रोजियर, ठीक है। एबे रोजियर जो है वो कार्ड अनुक्रमणिका के जनक थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनुक्रमणिका से बचत होती है पैसे की, समय की, श्रम की, बी और सी दोनों। तो अनुक्रमणिका से जो है समय की और श्रम की दोनों की बचत होती है, पैसे की तो बचत नहीं होती है। तो अनुक्रमणिका क्या है, समय और श्रम की बचत करता है। तो 17 का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नस्तीकरण के कार्य हैं पुस्तकीय कार्य, संग्रहण कार्य, नीति निर्धारण कार्य, इनमें से सभी। तो नस्तीकरण का जो कार्य होता है उसे हम संग्रहण कार्य करते हैं, यानी नस्तीकरण जो है उस पत्रों को संग्रहित करके सुरक्षित रखती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोत्तम लेटी फाइल प्रणाली है, जिसका भी हम आगे जिक्र कर रहे थे। तो जो सर्वोत्तम लेटी फाइल प्रणाली है वो है शैनन फाइल प्रणाली। शैनन फाइल प्रणाली जानते हैं, एक दराज वाली, कई दराज वाली फाइल अलमारी होती है जिसमें पत्रों को फोल्डर में करके रखा जाता है। 20वां प्रश्न है, पान वाले के लिए उपयुक्त फाइल प्रणाली है। तो पान वाला जो होता है उसके लिए सर्वोत्तम फाइल प्रणाली तार वाली फाइल है, सस्ती भी है और आसान भी है पान वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, कबूतर खाने वाले फाइल में कुल कितने खाना होते हैं? यानी जो कबूतर खाने वाली अलमारी होती है उसमें पूछ रहा है कुल कितने खाने होते हैं। कबूतर खाने वाली जो फाइल प्रणाली होती है उसमें एक अलमारी होती है, उसके खानों की संख्या को पूछ रहा है, तो उसमें कुल कितने खाने होते हैं? आप जानते होंगे कबूतर खाने वाले में कुल 24 खाने होते हैं और प्रत्येक खाने पर जो है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का एक अक्षर लिखा होता है, जैसे ए, बी, सी, डी ऐसे आगे लिखा होता है। और जो लास्ट वाला खाना होता है उस पर एक्स, वाई और जेड, ठीक है, एक्स, वाई, जेड 3 कॉलम लिखे होते हैं। तो ये लास्ट वाले कॉलम पे एक्स, वाई, जेड 3 लेटर क्यों लिखे होते हैं, इसको ज़रा समझ लीजिए। क्योंकि एक्स, वाई और जेड से जो नामों की शुरुआत होने वाली होती है वो कम होती है संख्या, इस वजह से इसको 3 कर दिया गया। बाकी ए जो है, जैसे ए लिखा हुआ है तो ए वाले ऑप्शन, ए वाले दराज में ए से स्टार्ट होने वाले नाम को, जैसे अखिलेश, अविनाश, आकाश, इनको रखेंगे। बी वाले फोल्डर में आप ब्रजेश, भानु, बलजीत ऐसे नामों को आप इसमें रखेंगे। तो अल्फ़ाबेट के स्टार्ट पर जो होते हैं उनको उसमें रखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कह रहा है नस्तीकरण की प्रणाली नहीं है। तो कौन सी नस्तीकरण की प्रणाली नहीं है? खड़ी फाइल प्रणाली, ये नस्तीकरण की प्रणाली है। लेटी फाइल प्रणाली ये भी है। लटकती फाइल प्रणाली ये है। तैरती फाइल प्रणाली ये नहीं है, यानी फ्लोटिंग फाइल प्रणाली ये गलत ऑप्शन है, यानी ये आपका सही हो जाएगा। नस्तीकरण की प्रणाली नहीं है तो तैरती फाइल प्रणाली जो है वो नस्तीकरण की प्रणाली नहीं है। बाकी तीनों नस्तीकरण की विधियों के अंतर्गत आते हैं। 23वां प्रश्न है, पत्र प्राप्ति के स्रोत हैं। तो पत्र जो हमें प्राप्त होता है वो डाक के द्वारा प्राप्त होता है, चपरासी द्वारा होता है, कोरियर द्वारा होता है। यानी जो तीनों मेथड हैं वे तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यापारिक कार्यालय का विभाग नहीं है।
प्रश्न क्या था कि व्यापारिक कार्यालय का विभाग नहीं है। तो जो लेखा विभाग होता है वो व्यापारिक कार्यालय का विभाग है। रोकड़ विभाग भी व्यापारिक कार्यालय का विभाग है। जलपान विभाग ये जो है व्यापारिक कार्यालय का विभाग के अंतर्गत नहीं आता। और पत्र व्यवहार विभाग ये भी व्यापारिक कार्यालय का विभाग है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है कि व्यापारिक कार्यालय का विभाग जलपान विभाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन समय व श्रम बचाने वाला यंत्र या विधि नहीं है। तो कैलकुलेटर जो है समय व श्रम बचाने वाला यंत्र है। टेलीविज़न जो है ये समय या श्रम जो है खर्च करने वाला हमारा उपकरण है, बचाने वाला नहीं है। ठीक है। टेप रिकॉर्डर जिसको श्रुतवाचक भी कहते हैं, और अनुक्रमणिका, ये सब तीनों जो हैं समय व श्रम बचाने वाले यंत्र हैं। जो ऑप्शन बी है टेलीविज़न, ये आपका समय व श्रम नहीं बचाता है। तो 25 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या बताता है। तो आदेश की सिद्धांत क्या बताता है। एक व्यक्ति से आदेश, दो व्यक्ति से आदेश, हर एक व्यक्ति से आदेश, एक ही आदेश बार बार। तो जो आदेश की एकता है वो बताता है कि एक व्यक्ति से आदेश। ठीक है। किससे आदेश। एक व्यक्ति से आदेश। आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक ही व्यक्ति से आदेश मिलने चाहिए। अगर कई उच्चाधिकारी आदेश दे देंगे कि फलाने ये कर डालो, फिर वो कह देगा, अगला कह दे ये कर डालो, फिर अगला कह दे वो कर डालो, तो करने वाला व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहेगा कि मुझे करना क्या है। इसलिए जो हेनरी फेयोल थे जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत को दिया था, वे प्रबंध के सिद्धांत के जनक भी हैं। तो हेनरी फेयोल जो है उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक ही आदेश मिलना चाहिए और एक व्यक्ति से ही आदेश मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कार्यालय संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत ये कार्यालय संगठन का सिद्धांत है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत ये भी सिद्धांत है। संतुलन का सिद्धांत ये भी सिद्धांत है। लास्ट जो है असंतुलन का सिद्धांत, ये जो है कार्यालय संगठन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो 27 का ऑप्शन डी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कार्यालय व्यापार में वही महत्व रखता है जो एक घड़ी में मुख्य स्प्रिंग का होता है। यह कथन किसका है। ठीक है। कार्यालय व्यापार में वही महत्व रखता है जो एक घड़ी में मुख्य स्प्रिंग का होता है। तो ये कथन आप जानते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है, आप इसको याद रखेंगे। हर साल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्रोफेसर डिक्सी का। किसका है। प्रोफेसर डिक्सी का। जिस प्रकार हमारे शरीर में मस्तिष्क का महत्व होता है उसी प्रकार कार्यालय में उसके कार्यालय का महत्व होता है व्यापार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है बहुप्रतिलिपिकरण का उद्देश्य इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सा उद्देश्य है जो बहुप्रतिलिपिकरण का नहीं है। प्रचार करना ये तो उद्देश्य है। लागत नियंत्रण करना ये आपका उद्देश्य नहीं है। नवीन माल भेजने को अवगत कराना, नवीन माल से लोगों को अवगत कराना ये भी उद्देश्य है। और नवीन माल नवीन साझेदार की जानकारी देना ये भी जो है बहुप्रतिलिपिकरण का उद्देश्य है। तो 29 का जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। लागत को नियंत्रण यानी जो हमारे वस्तुओं के मूल्य हैं, जो लागत हैं, उनको नियंत्रित नहीं कर पाता है बहुप्रतिलिपिकरण। बाकी जो सभी उद्देश्य हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है निरख पत्र किसके उत्तर में लिखा जाता है। निरख पत्र किसके उत्तर में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी शायद ये क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडल सेट में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो निरख पत्र है वो किस पत्र के उत्तर में लिखा जाता है। तो आप जानते ही होंगे निरख पत्र, अभी इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन आया था, इसको मैंने बताया था। तो निरख पत्र जो है पूछताछ पत्र के उत्तर में लिखा जाता है। और इसके पहले जो क्वेश्चन आया था वो था आदेश का पत्र किस पत्र के जवाब में लिखा जाता है। और यहाँ पर जो है वो निरख पत्र किस पत्र के उत्तर में लिखा जाता है। तो ये पूछताछ के पत्र के। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है, यह कथन किसका है। ठीक है। तो बैंक पूंजी अथवा अधिक शुद्ध शब्दों में मुद्रा का व्यवसायी है, यह कथन है आपका किसका। ये आप जानते होंगे, अगर परिभाषा पढ़े होंगे। तो ये कथन जो है वो है गिलबर्ट का। ये बैंक की परिभाषा दिए हुए हैं गिलबर्ट जी। तो ये कथन इन्हीं का है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। अधिविकर्ष की सुविधा बैंक किस खाते पर देता है। तो अधिविकर्ष की सुविधा बैंक किस खाते पर देता है। अधिविकर्ष की सुविधा बैंक केवल और केवल एक खाता जो है चालू खाता, करेंट अकाउंट, इसी पर बैंक अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यापारिक बैंक का कार्य नहीं है। पहला है जमा स्वीकार करना, दूसरा है शाख का निर्माण करना, तीसरा शाख नियंत्रण करना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यापारिक नियंत्रण का जो व्यापारिक बैंक का कार्य है वो है शाख नियंत्रण। ये व्यापारिक बैंक के कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जमा स्वीकार करना और शाख का निर्माण करना ये बैंकों का कार्य है। शाख नियंत्रण ये जो है हमारे देश का केंद्रीय बैंक करता है, न कि व्यापारिक बैंक करते हैं। ठीक है, तो शाख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? ये केंद्रीय बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले भारत में कब किया गया? 1955 में। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे 1955, ये डेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 1955 आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम भारत में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो इसके पहले जो इंपीरियल बैंक, तीन इंपीरियल बैंक के नाम से वो जाना जाता था, तो उसको मिला करके उनका राष्ट्रीयकरण करके जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1955 में। दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो 19 जुलाई 1969 को कुल 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और तीसरी बार जब हुआ तो 15 अप्रैल 1980 को कुल 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो पहली बार जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, विदेशी विनिमय पत्र किस भाषा में लिखा जाता है? तो जो विदेशी विनिमय पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। नंबर 36 है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि बिल की भुगतान तिथि पर कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो बिल की देय तिथि होगी। यानी मान लीजिए कोई एक बिल है जिसका भुगतान 1 जनवरी को होना था और उस दिन आपका छुट्टी है, यानी मान लीजिए रविवार है। ठीक है, रविवार आ गया तो अब क्या होगा? उस बिल का भुगतान कब होगा? ठीक है, तो अब उस तिथि को 1 जनवरी को जो हमारा बिल का भुगतान होना था उस दिन रविवार है, सार्वजनिक अवकाश है, तो अब बिल का भुगतान कब होगा? 1 दिन पूर्व यानी 1 दिन पहले, या 1 दिन पश्चात 1 दिन बाद, या अवकाश के दिन यानी रविवार को ही, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब सार्वजनिक अवकाश पड़ जाता है तो हम 1 दिन पूर्व जो है उस बिल का भुगतान करते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और भी आता है कि यदि मान लीजिए जिस दिन भुगतान की परिपक्वता तिथि जिस दिन है जिस बिल की, उसमें 3 दिन रियायत दिन जोड़ने के बाद जो तिथि आती है उस दिन कोई छुट्टी नहीं था, लेकिन अकस्मात उस दिन बैंक बंद हो जाएं, छुट्टियां हो जाएं, तो फिर बिल का भुगतान कैसे होगा, कब होगा? तो फिर वो 1 दिन पश्चात होगा। ठीक है, अगर सार्वजनिक छुट्टी है तो 1 दिन पूर्व हो जाएगा, और यदि सार्वजनिक छुट्टी नहीं है, एकाएक कोई छुट्टी घोषित होती है, तो 1 दिन बाद का होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ये पिछले साल के क्वेश्चन में आया हुआ है प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन विनिमय साध्य प्रलेख नहीं है? चेक, प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, इनमें से कोई नहीं। ये 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ जो है इनमें से कौन विनिमय साध्य प्रलेख नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कौन विनिमय साध्य प्रलेख नहीं है, और जो ऑप्शन है यहाँ चेक है, ये प्रतिज्ञा पत्र है, और ये इसको आप विनिमय पत्र कर लीजिएगा। यहाँ प्रतिज्ञा पत्र टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये तीनों जो हैं ये विनिमय साध्य प्रलेख हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी जितने भी ऑप्शन हैं सारे विनिमय साध्य प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भुगतान की दृष्टि से बिल के प्रकार हैं। तो भुगतान की दृष्टि से बिल जो है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन 2 प्रकार है? प्राप्य बिल और देय बिल। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, वो करेक्ट होगा। भुगतान की दृष्टि से बिल 2 प्रकार का होगा, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है कि डाकघर बचत बैंक खाता खोलने का लाभ है। तो डाकघर बचत बैंक खाता खोलने का क्या क्या लाभ है? पूंजी निर्माण हो जाएगा, धन की सुरक्षा हो जाएगी, आयकर में एक सीमा तक छूट भी मिल जाता है नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को। तो ये सभी जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग
लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न देखने के पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं कि डाकघर सावधि जमा खाते में अधिकतम कितना रुपया जमा कर सकते हैं। यानी एक बार में अधिकतम आप कितना रुपया जमा कर सकते हैं, 50,000, 10,000, 1,00,000। तो जानते हैं कि डाकघर सावधि जमा खाते में अधिकतम धनराशि जमा की कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है। तो आप जितनी मात्रा में चाहें उसमें जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपके 15 मार्च के होने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके पहले मैंने बहुत सारे मॉडल सेट जारी कर दिए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट उसको देख लें और इस मॉडल को भी देख लें ताकि आपका परीक्षा जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से गुजरे। और आप परीक्षा के बाद ज़रूर हमें बताएं कि आपका जो है कितना क्वेश्चन जो है इसमें से मिला और कितना आपको अन्य सेटों से मिल गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।